हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नई वीडियो, नया चैप्टर जो कि आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक हमने 11th क्लास के 6 चैप्टर को कवर कर लिया है, जिसमें कि आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट तक हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म है, उस वाले चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। पहला पार्ट हमारा जो है वो टिश्यू वाला होगा। टिश्यू वाले पार्ट को शुरू करते हुए आज हम इपिथेलियम वाले पार्ट को कवर करेंगे इस वीडियो में। छोटी वीडियो रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखते हैं क्योंकि यार आपको दिक्कत होती है बड़ी बड़ी वीडियो देखने में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और हाँ भैया, अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लिंक है। 12th क्लास की भी प्लेलिस्ट का भी है, 11th वाली का भी है, और साथ ही साथ 11th के हर चैप्टर के हर टॉपिक का अलग से लिंक दिया है, तो आप प्रॉपर जा करके देख सकते हैं। आपको कोई असुविधा नहीं होने वाली है। तो करते हैं आज की वीडियो शुरू, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ये है आज का टॉपिक पहला हमारा। देखिए यार, ऐसा सीन है। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। लिखा है इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम। In unicellular organism, all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by the single cell। तो आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारा खुद ही काम करते हैं, तो मतलब वहाँ पर जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो नहीं होता है ज़्यादा, तो इसलिए उनकी लाइफ स्पैन भी कम होती है। क्योंकि हमारे अंदर तो डिवीजन ऑफ लेबर है, दिल अपना काम करता है, किडनी अपनी काम करती है, ब्रेन अपना करता है, तो मतलब सारे काम अपने अलग अलग ऑर्गन होते हैं। तो इसलिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है कि वो बेचारे लाइफ स्पैन उनका छोटा होता है, ये भी बात है। तो यहाँ लिखा है कि इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द different groups of cells in well organized manner. The body of the simple organism like hydra is made up of different type of cells। तो यार देखो, हाइड्रा जो है आपका सीलन डेटा में आता है, वहाँ पर आपके टिश्यू होते हैं, सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, तो वो अलग अलग अपना काम करते होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप ऑफ कैन बी थाउजेंड्स। तो हर एक टिश्यू होता है, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। उसके पहले जो प्रोटोजोआ थे, जो आपके पोरीफेरा थे, वहाँ पर सेलुलर बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ टिश्यू भी नहीं होता है, तो वहाँ सेल अलग अलग फंक्शन को कवर करती होती है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है कि द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। तो मतलब वही बात है, टिश्यू जो है वो आपका एक जो है एक ही तरह का काम करने वाली सेल्स का एक समूह या फिर एक ग्रुप होता है जो एक ही जगह से ओरिजिनेट होती हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ भी आपको एनिमल टिश्यूज में यही मिलने वाला है। अगला पैराग्राफ है, यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं, हार्ट बनाते हैं एंड किडनी बनाते हैं। लाइक मतलब इस तरह से, जैसे लंग है, किडनी है, हार्ट है, इस तरह से ऑर्गन फॉर्म करते हैं टिश्यू मिल के। व्हेन 2 और मोर ऑर्गन परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन दे टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। तो देखो भाई, हमारे अंदर तो ह्यूमन बॉडी में आपको पता है ऑर्गन के साथ साथ ऑर्गन सिस्टम भी मिलता है ना भाई। मतलब कई सारे ऑर्गन कनेक्ट रहते हैं हमारे में, आपको पता है ये बात। एंड जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। लिखा है सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। तो यार ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डिवीजन ऑफ लेबर लिखा हुआ है, मतलब हमारे अंदर जो है प्रॉपर एकदम डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है। यूनिसेलुलर सेल जो होती है भाई, यूनिसेलुलर में भी अंदर आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया। अगर सेलुलर लेवल पर अगर आप देखो तो सेलुलर लेवल पर भी डिवीजन ऑफ लेबर है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम है, क्लोरोप्लास्ट का अपना काम है, न्यूक्लियस का अपना काम है, गोल्गी का अपना काम है, सबके अपने अपने काम है ना। तो वहाँ भी आपको डिवीजन ऑफ लेबर एक तरह से मिल जाता है, लेकिन प्रॉपर जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो हमारे में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज होल। तो हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी होता है, ये भी एक बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब आगे हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज, जिसमें से कि 4 टाइप की, ब्रॉडली 4 टाइप में एनिमल टिश्यू को क्लासीफाई किया गया है, जिनमें आप पढ़ोगे। नंबर 1 इज इपिथेलियल, जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दूसरा है कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो 4 टाइप के यहाँ पर टिश्यू हैं।
इपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है और न्यूरल है। तो पहले देखते हैं आज एक छोटी सी चीज़ जो कि आपके लिए मैंने नोट की है, यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, सवाल आ सकता है। टिश्यू स्टडी को क्या कहते हैं, आप याद कर लेना, इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। सवाल आता है किसने इसको डिस्कवर किया था, मार्सेलो मैलपिगी थे इसके भाई साहब पिता, और टर्म टिश्यू बिकेट ने दिया था। और एक ये बहुत महान सवाल है, ये खूब 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 ज़्यादा पेपर में खूब पूछा जाता है यार ये एग्जाम में सवाल, इसे आप नोट कर लो कि ईपिडर्मल टिश्यू में 3 तरह के ईपिडर्मिस हैं। जैसे कि स्किन की ईपिडर्मिस की अगर हम बात करते हैं तो वो एक्टोडर्मल होती है, गट की ईपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो वो एंडोडर्मल होती है, सिलोमिक की बात करें तो वो मीजोडर्मल होती है। तो ईपिडर्मिस में तीनों अलग अलग जगह से ओरिजिनेट होती हैं, एक्टोडर्मल भी, मीजोडर्मल भी और एंडोडर्मल भी। इसी तरह से जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मीजो, देखो अगर आपको याद नहीं हो रहा है कि मीजोडर्मल कौन होता है, मीजोडर्म से कौन ओरिजिनेट होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मीजोडर्मल है, तो याद कर लो। जैसे ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है तो वो भी कैसा है, मीजोडर्मल है, बोन्स भी मीजोडर्मल है, मसल्स भी मीजोडर्मल है। क्लियर है ना ये बात, मतलब जहाँ जहाँ कनेक्टिव टिश्यू जुड़े आपके दिमाग में आए तो आप उठाओ और मीजोडर्मल लगा दो, ये ध्यान रखना। फिर नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल है। इस तरह ही जहाँ जहाँ सेंसेशंस होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स है, वहाँ वहाँ कुछ एक्टोडर्मल होता है, लाइक स्किन जैसा है वो भी एक्टोडर्मल है, इनर ईयर जो है वो भी एक्टोडर्मल होता है, आउटर ईयर भी आपका रिसीव करता है सिग्नल, वो भी एक्टोडर्मल होता है, ब्रेन के सारे पार्ट जो हैं वो एक्टोडर्मल होते हैं। इस तरह से आपका ये वाला पार्ट होता है, ये जरूर याद करना है क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, तो नोट भी कर लेना आप यहाँ से, ठीक है ना। चलिए, तो हमने यहाँ बताया कि भाई 4 तरह के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर और न्यूरल। तो सबसे पहले हम जो है एपिथेलियल टिश्यू को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपका एक हेडिंग है एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि एपिडर्मल टिश्यू मतलब जो बाहर वाला टिश्यू होता है, रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये लाइन 9th क्लास के एनसीईआरटी में दी गई है, यहाँ आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, तो आप ध्यान रखना जहाँ भी एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जरूर, उसी के ऊपर आपका एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखना। मतलब नीचे एक बेसमेंट जैसे नींव भरते हैं ना, वैसे ऊपर एक सेल्स की लेयर। समझ आई बात। ये दूसरा पॉइंट है कि अंडरलेइंग द कनेक्टिव टिश्यू आर सप्लाइड विद अ ब्लड वेसल। नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। ब्लड वेसल्स एब्सेंट इन एपिडर्मिस, तो एक बात ये ध्यान रखना, केवल नीचे सप्लाई होती है और ऊपर ब्लड वेसल्स जो है एब्सेंट होती हैं। एपिडर्मिस में जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें, एक्सेप्ट द स्ट्रा वेस्कुलरिस जो कि कोक्लिया ऑफ इनर ईयर में मिलती है, केवल वहाँ पर आपको मिलेगी ब्लड सप्लाई, बाकी जगह पर आपको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। तो इसे भी आप यहाँ से नोट कर लेना, ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा है वी कॉमनली रेफर्स टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एन एपिथेलियम प्लूरल एपिथेलिया। दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस। इस टिश्यू में आपको क्या मिलती है, फ्री सरफेस, मतलब जो ऊपर वाली होती है वो होती है, विच फेस आइदर द बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड। मतलब देखो यार, या तो ये जैसे ये एपिडर्मिस है, आउटर लेयर है, तो या फिर इंटरनल ऑर्गन से अंदर की तरफ जो लेयर होगी ना वो भी आपकी एपिथेलियल टिश्यू कहलाती है। जैसे आप ब्लड वेसल के अंदर घुस जाओ, तो ब्लड वेसल के अंदर घुसने के बाद अगर आप घुस जाओ तो ऊपर देखोगे जो आपके क्या होगी, एपिथेलियम होगी। ग्रेट। उसके बाहर बेसमेंट होगी। समझ आई ना बात क्या कह रहा हूँ, पाइप है ना जो, तो पाइप के अंदर एपिथेलियम है और बाहर की साइड में क्या होगी, बेसमेंट होगी। क्लियर है, गुड। यहाँ लिखा है इन्वायरमेंट and thus provide a covering or a lining for the some part of the body. The cells are compactly packed with little intercellular matrix. There are 2 types of epithelial tissue, namely simple epithelium and compound epithelium. तो 2 तरह के हैं। सिंपल में बाबू सिंगल लेयर चलती है और कंपाउंड में आपकी मैनी लेयर्स होती है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना। चलिए, एंड सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर। यहाँ से हम ध्यान रखेंगे जो सिंपल एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर होती है। एंड फंक्शन एज लाइनिंग द बॉडी फॉर कैविटीज़, जो बॉडी कैविटीज होते हैं वहाँ पर होती है। डक्ट्स जो पाइप होते हैं उनमें मिलती है, ट्यूब्स उनमें मिलती है। एंड द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ मैनी सेलुलर लेयर्स एंड मोर सेल लेयर्स एंड हैज़ द प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो भाई जैसे कि आपकी स्किन में मिलती है, इस तरह ही आपकी प्रोटेक्शन के लिए जहाँ जहाँ भी मतलब आपकी कवर होता है, जैसे मुंह के अंदर बकल कैविटी में लेयर्स होती हैं, मतलब वहाँ पर जल ना जाए बंदे के, तो ये ध्यान रखना होता है कि भाई जहाँ जहाँ पर प्रोटेक्शन चाहिए होता है वहाँ वहाँ पर आपकी कंपाउंड एपिथेलियम मिलती होती है, ठीक है ना। ग्रेट। चलिए, फिर यहाँ लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड टू 3: स्क्वामस एपिथेलियम नंबर 1, क्यूबॉइडल एपिथेलियम नंबर 2,
कॉलमनर एपिथेलियम नंबर 3, 3 है आपके यहाँ पे, क्यूबॉइडल, स्क्वैमस और कॉलमनर। तो देखो यार यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले ये इसके नीचे मैं क्लियर कर देता हूँ, इसके नीचे आपको मिलेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये लेयर ऑफ सेल रखी हुई है, ये भी बात आप ध्यान रखोगे। दूसरा आप ध्यान रखोगे यहाँ पर ऊपर की तरफ में आपको कुछ सेल्स मिलने वाली हैं। अगर सेलुलर लेयर जो है वो फ्लैटेंड है, और फ्लैटेंड है मतलब चपटी एकदम बहुत पतली, तो भैया जो आपकी एपिथेलियम होगी वो स्क्वामस होगी। अगर आपकी लेयर ऊपर वाली सेल की क्यूबॉइडल है तो वो क्यूब जैसी है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी। नीचे कॉलम जैसी होंगी तो कॉलमनर होगी। मतलब 3 तरह की है, क्यूबॉइडल है, स्क्वामस है, कॉलमनर है। कभी कभी कॉलमनर में आपको मिलेंगे सीलिया, तो फिर वो हो जाएगी सिलिएटेड कॉलमनर। बात समझ आई? सिलिएटेड, तो सिलिएटेड कॉलमनर मतलब इसमें सीलिया पाए जाएंगे, और अगर सिंपल है तो कॉलमनर है। ठीक है ना? ये कुछ फोटो बने हैं, इनके बारे में बात की है। अब हम नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहले आप इस डायग्राम को देख लो। यहाँ पे मैं बताया कि भैया जो आपकी ऊपर की तरफ मान लो ये एपिथेलियम है, मान लेते हैं ये जो है आपकी सेल है, सेल्स लेयर है, और ये नीचे की तरफ एक बेसल लैमिना है, उसके नीचे फाइब्रस लैमिना है जो कोलाजन की बनी हुई है, और कोलाजन एक वाइट फाइब्रस टिश्यू है, तो जो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाता है, या पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई होती है एक लेयर, तो ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इसके ऊपर आपकी जो रखी होती है वो होती है सेलुलर लेयर्स। ठीक है ना? तो इस तरह से कुछ एपिथेलियम का स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादा हमें स्ट्रक्चरल पार्ट पे जाना ही नहीं है क्योंकि, ठीक है। चलो, तो अभी अपन यहाँ नीचे पढ़ते हैं क्या दिया है। यहाँ दिया है सबसे पहले द स्क्वामस एपिथेलियम। लिखा है स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड ऑफ द सिंगल थिन लेयर फ्लैटेंड सेल्स। तो भैया देखो जो स्क्वामस होगी ना, तो वहाँ पर पहली बात तो ये है कि सिंपल एपिथेलियम है तो सिंगल लेयर होगी, क्लियर है माइंड में। दूसरा है भैया ये फ्लैटेंड होंगी क्योंकि ये चपटी हैं, स्क्वामस है, पतली होती हैं, और इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। ये सवाल हैं इनकी, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है सेल्स की, एंड दे आर फाउंड इन द, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है कि ये कहाँ मिलती है। ध्यान रखना, दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स की वॉल में एक सवाल, और एयर सेक्स ऑफ लंग्स में दूसरा सवाल। तो 2 चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। एल्वलाई की जो लाइनिंग होती है वहाँ भी आपको मिलेगी ये, और जो आपका ब्लड वेसल्स है वहाँ भी आपको मिलेगी। ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम होती है वहाँ आपको मिलने वाली है यही। ठीक है ना? दूसरा 2-4 मैंने नोट किए हैं जो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। जो लिम्फ वेसल्स होती है वहाँ भी आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। बाउमेंस कैप्सूल आप जो नेफ्रॉन में देखोगे, बाउमेंस कैप्सूल की जो एपिथेलियम होती है वहाँ जहाँ पर आपका ग्लोमेरुलस रखा होता है, आप देखोगे पढ़ोगे आगे चल के, तो वहाँ पर 10th क्लास में था भी, है ना? तो वहाँ पर आपको मिलेगी बाउमेंस कैप्सूल की वॉल, वो भी आपकी स्क्वामस होगी। वॉल ऑफ द लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में नीचे अगर जाओगे, देखो अगर प्रॉपर पीसीटी पे जाओगे तो वो क्यूबॉइडल होगा। नीचे अगर लूप ऑफ हेनले में नीचे की साइड जाओगे डिसेंडिंग लिम्ब में, तो वहाँ आपको स्क्वामस एपिथेलियम देखने को मिल जाएगी। और ईयर में जो आपका ईयर होता है, इनर ईयर को अपन बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, तो उसमें मेम्ब्रेनस लेबरिंथ जो होता है, इनर ईयर का जो मेम्ब्रेन वाला पार्ट होता है, उसमें भी आपको स्क्वामस एपिथेलियम ही देखने को मिलती है। ठीक है ना भाई बात? तो ये नोट कर लेना प्लीज। हाँ, चलिए फिर आगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ लिखा है द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। क्लियर है भाई? क्यूब लाइक है तो क्यूबॉइडल है। फिर यहाँ से याद करना है कहाँ मिलती है भाई, ये मिलती है भाई डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में, एक सवाल। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दैट मीन्स पीसीटी डीसीटी वाले पार्ट में मिलती है। भाई ये सवाल है भयंकर लेवल का, आता है पेपर में, पीसीटी डीसीटी मिलती है ये। एंड इट्स मेन फंक्शन टू सिक्रीशन, इसका काम है सिक्रीट करना, रीअब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन करना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है? ये लिखा भी है कि पीसीटी की जो एपिथेलियम है क्यूबॉइडल वाली, उसके ऊपर माइक्रोविलाई मिलती हैं, और माइक्रोविलाई स्पेशलाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन में आती हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाती है। मोटाइल नहीं होती, माइक्रोविलाई चलती नहीं है। माइक्रोविलाई कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, मान लो ये सेल है तो इसके ऊपर इस तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, तो दीज आर द माइक्रोविलाई। मान लो एक सेल है तो ये माइक्रोविलाई क्या करती हैं भाई, ये सरफेस एरिया बढ़ाती हैं और एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है ना? ध्यान रखना। तो अगर माइक्रोविलाई हैं तो आपकी जो क्या बोलते हैं आपकी जो एपिथेलियम है, फिर वो आपकी ब्रश बॉर्डर्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ब्रश बॉर्डर्ड। तो जो आपकी एपिथेलियम उसमें मिलती है पीसीटी डीसीटी में, वहाँ ब्रश बॉर्डर्ड होती है क्योंकि वहाँ रीअब्जॉर्प्शन करना होता है चीज़ों का। पीसीटी किसका पार्ट है? नेफ्रॉन का, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी भी उसका ही पार्ट है, तो वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन के लिए ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम मिलती है जिसमें कि माइक्रोविलाई पाई जाती है। ठीक है ना बात? ग्रेट। तो मैंने कुछ यहाँ नोट भी किया है, उसे आप नोट कर लो। जैसे कि
जर्मिनल इपिथीलियम है जो आप ओवरी की लाइनिंग देखोगे, आप जा करके ओवरी के अंदर अगर आप जर्मिनल इपिथीलियम देखोगे तो वो भी क्यूबोइडल होती है। इसी तरह से टेस्टिस में भी जाओगे तो वहाँ पर आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहाँ भी क्यूबोइडल इपिथीलियम मिलने वाली है। स्लैवरी ग्लैंड्स, स्लैवरी एंड पैनक्रेटिक डक्ट में मिलती है, पीसीटी में, डीसीटी में, और आइरिस ऑफ आई में भी आपको, सिलियरी बॉडी आई में होती है वहाँ भी, रेटिना में भी, कोरोइड में भी, ये सब आई के पार्ट है, वहाँ आपको क्यूबोइडल एपिथेलियम देखने को मिलने वाली है। इफ़ यू कैन लर्न तो नो प्रॉब्लम देयर, नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, अगर कर सकते हो तो ठीक है कर लेना, नोट जरूर कर लेना अगर आपको नोट करना है तो, ठीक है। चलिए फिर यहाँ लिखा है कि द कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल, मतलब अगर कॉलमनर एपिथेलियम है तो लंबी लंबी सेल होंगी। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, तो ये एक सवाल यहाँ से आता है, बहुत ज़्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है कि भाई इनका न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो इनका न्यूक्लियस बेस पर होता है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, फ्री सरफेस पर आपकी माइक्रोविलाई मिल सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं, डिपेंड करता है। एंड दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, तो भाई ध्यान रखना जो आपका स्टमक वाला हिसाब किताब है ना, डाइजेशन वाले हिसाब किताब में आपकी कॉलमनर एपिथेलियम ही होती है, तो ये याद रख लेना, तुक्का नहीं मारना, याद कर लेना। लाइक दे आर फाउंड इन द लाइनिंग द स्टमक, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा में सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में इनका काम होता है। तो दो सवाल ये बनते हैं यहाँ से, ये भी आ जाएंगे पेपर में, ठीक है। चलिए फिर लिखा है इफ द कॉलमनर और क्यूबोइडल सेल बियर सीलिया, अगर उनके ऊपर सीलिया मिले, कॉलमनर सेल के ऊपर सीलिया, जैसे फोटो बना था ऊपर, तो सिलिएटेड कॉलमनर, सिलिएटेड क्यूबोइडल, डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है कि अगर सीलिया है तो एपिथेलियम को अपन कहेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। फिर लिखा है कि देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे ट्रैकिया में मिलता है मान लो, या फैलोपियन ट्यूब में मिलती है मान लो, तो या फिर इपिडायडाइमिस में मिलती है, मतलब जहाँ भी ऐसा है कि अगर सिलिया पाए जा रहे हैं तो सिलिएटेड है, तो वो अपने चारों तरफ के म्यूकस को या किसी चीज़ को, जैसे एग का मूवमेंट है फैलोपियन ट्यूब में, उसको आगे चलाना है एग को, तो उसके लिए कौन जरूरी होती है, सिलिया होती है, ठीक है ना बात। तो ये मूवमेंट में काम करती होती है, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं, दे आर लाइक फ्लैजिला, आपको पता ही है फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर होती है, सेल वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और द म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स, जैसे कि, तो भाई यहाँ से आपको नोट करना है जो ब्रोंक्यूल्स है आपके यहाँ पर लंग्स में, और जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम मिलेगी। यू हैव टू नोट इट डाउन फ्रॉम हियर, आप इसे यहाँ से नोट कर लोगे। और फिर इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल डाल दिया आपके लिए यहाँ पर सिलिएटेड क्यूबोइडल का, जो कि आप देखोगे आपके पीछे यहाँ पर आपके स्पाइनल कोड के अंदर एक पाइप जैसा है, अंदर जो स्पाइनल कोड के अंदर खोखला पार्ट है, वहाँ पर आपका CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ब्रेन में भी आपकी यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं अंदर, इपेंडाइमल सेल्स, आप देखोगे पढ़ोगे बाद में। तो CSF का जो मूवमेंट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का मूवमेंट कराने के लिए जो लाइनिंग ऑफ द सेल्स होती है, उसके ऊपर भी आपको सिलिया मिलते हैं, वो क्यूबोइडल होती हैं। तो लिखा है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड में आपको क्यूबोइडल सिलिएटेड सेल्स मिलने वाली हैं, जो कि CSF के मूवमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। ये सवाल आपके पेपर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं, करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर ये जरूर कर लेना कि सिलिएटेड कॉलमनर कहाँ पर होती हैं, तो ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में होती हैं, ठीक है ना भाई बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है सीन। तो नेक्स्ट पेज पर हमें कुछ ग्लैंड्स वगैरह के बारे में बात की गई है, एक आधी चीज़ें आप नोट कर लो अगर कर सकते हो फटाफट से। देखो एक लेयर होती है सूडो स्ट्रैटिफाइड, ये सूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब पता क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड तो होता है मतलब एक लेयर उसके ऊपर एक और लेयर एक और लेयर, ऐसा तो होता है स्ट्रैटिफाइड। पर अगर सूडो स्ट्रैटिफाइड कह दे तो पता क्या होता है, लेयर तो होती नहीं है, लेयर नहीं होती है, पर दिखता है कि लेयर पे लेयर है। लाइक इस तरह से आप देखोगे तो दीज आर द टू सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एक लेयर है, एक सेल, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी, पांचवी, छठी। लेकिन अगर ये नीचे वाले के न्यूक्लियस तो होते हैं इस लाइन में, यहाँ पे ऊपर वाले के न्यूक्लियस में यहाँ पे, तो अपन को लगता है कि भैया ये दो लेयर ऑफ सेल है, पर ये होती एक लेयर ऑफ सेल है, ठीक है ना। तो ये सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहलाती है। तो आपको अगर याद करना है तो आप कर सकते हैं कि सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम आपकी अगर सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर है तो यूरिथ्रा ऑफ ह्यूमन मेल और डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड में मिल सकती है। आप इसे याद करना चाहो तो कर सकते हैं, नोट कर लेना अगर आपको करना हो तो, ज़्यादा मत पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा इतना भी अगर आप कर लोगे तो, ठीक है। कोई पूछ ले तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना सूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब जिसमें कि लेयर सिंगल ही होती है, पर लगता है ऐसा है दो दो लेयर होती है न्यूक्लियस की पोजीशन के अकॉर्डिंग, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना कहाँ है, यूरिथ्रा ऑफ ह्यूमन मेल और डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड यहाँ होती है जो भैया आपका क्या बनाती है, सलाइवा बनाती है, उसमें आपका जो इंजाइम होता है वो वाला एमाइलेज वो बनाती है, ठीक है ना। चलो तो यार अगर बात करें हम आपके मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स की, तो उसमें दो तरह की मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हो सकती हैं।
जैसे कि मान लो अगर ये इपिथीलियम की लेयर है और ये इस तरह से अंदर की तरफ मुड़ के एक कैविटी का फॉर्मेशन करती है, लाइक एक ट्यूब बनाती है, तो ये ग्लैंड जो है जो ऐसा ट्यूब जैसे फॉर्म करती है, इनको डक्ट कहते हैं। और ये डक्ट वाली ग्लैंड बन जाएंगी, मतलब विद डक्ट। एंड इनकी खास बात ये होती है इन ग्लैंड्स की, जो डक्ट बनाती है, लाइक जो एपिथेलियम है वो आपकी अंदर की तरफ मुड़ी हुई है और अंदर उसने एक गड्ढा बना लिया है। जैसे आप अगर मान लो इंटेस्टाइन के अंदर देखो, सपोज करो इंटेस्टाइन की वॉल है ये, तो इंटेस्टाइन की वॉल में क्या होगा, यूं अंदर की तरफ इस तरह से ग्लैंड्स बनी होंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? और फिर ये जो सामान रिलीज करती हैं वो सारा कहाँ निकलता है, इंटेस्टाइन की कैविटी में रिलीज होता है, यहाँ पे अंदर की तरफ। समझ रहे हो बात को? तो मान लो इस तरह ग्लैंड बनाती है, डक्ट वाली ग्लैंड बनाती है, तो भैया इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है बाबू वो आपकी एंजाइम फॉर्म करती होती है। पर अगर मान लो ग्लैंडुलर सेल्स का अपने ओरिजिन से संपर्क खत्म हो गया है, ओरिजिन को छोड़ दिया है, और वो आकर के किसी ब्लड वेसल के चारों तरफ लग गए हैं, ब्लड वेसल पर लिपट गए हैं, तो भैया वो एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करेंगे, जो ग्लैंड आपकी कहलाएगी एंडोक्राइन ग्लैंड। और भाई यार ये इस तरह की ग्लैंड जो होती हैं ये आपका अपना हार्मोन वगैरह को रिलीज करती हैं, और ये अपने सिक्रेशंस को ब्लड में डालती है एक्चुअली, मतलब जो सिक्रेशन होता है वो अपने सराउंडिंग फ्लूइड में डालती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दो तरह की मल्टीसेलुलर ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। फिर एक अगर यूनिसेलुलर ग्लैंड की बात करते हैं, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड में आपकी आती है इस तरह की ग्लैंड। मान लो ये एक सेल है जिसने कि एक ग्लैंड बनाई हुई है और ये कुछ सिक्रेट करती होती है। सिंगल सेल अगर वो ग्लैंड की तरह बिहेव करती है और कुछ चीज़ों को रिलीज करती है, तो वो आपकी यूनिसेलुलर ग्लैंड कहलाती है। जैसे इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल इज ए यूनिसेलुलर ग्लैंड जो कि आपकी म्यूकस को रिलीज करती होती है, ठीक है ना, म्यूकोसा में मिलती है और म्यूकस रिलीज करती होती है, ठीक है। चलिए, इसमें अब 3 केस हो सकते हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला हो सकता है आपका मीरोक्राइन ग्लैंड। मीरोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो सिक्रीशन को बाहर रिलीज करती हैं। जिस तरह से अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो पसीने की जो ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड जो होती हैं आपकी, वो क्या करती हैं, चीज़ों को रिलीज आउट करती हैं बाहर। सिंगल सेल होती है और रिलीज करती है। एक होती है एपोक्राइन ग्लैंड, इसका एग्जांपल है मैमेरी ग्लैंड जो मिल्क सिक्रेशन वाली ग्लैंड होती है। वो क्या करती है मैमेरी ग्लैंड, उसमें जो ऊपर का हिस्सा होता है यहाँ से, वो भी ग्लैंड का हिस्सा, वो भी टूट के ग्लैंड का हिस्सा सिक्रेशन के साथ जाता रहता है। तो दीज आर द मीरोक्राइन ग्लैंड। इसका एग्जांपल आप नोट कर लेना, मैमेरी ग्लैंड होता है। और अगर मान लो पूरी ग्लैंड ही जो है वो सिक्रेशन के साथ ही खत्म हो जाए, तब हम उसे कहते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं सीबेसियस, जो आपका सीबम होता है, वैक्स जो रिलीज होता है, एंड दैट इज अ सीबम, तो उनको कहते हैं सीबेसियस ग्लैंड। समझ आई ना? तो 3 तरह की केस हैं, एपोक्राइन, मीरोक्राइन और होलोक्राइन ग्लैंड। इनमें आपको याद करना होता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल नोट कर लेना अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है ना। चलिए, फिर हम यहाँ देखते हैं इपिथीलियम में कुछ मॉडिफिकेशंस मिलते हैं। समटाइम इपिथीलियम हैव सीलिया। अब सीलिया 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टेरोसीलिया, एक होता है काइनोसीलिया। तो जो काइनोसीलिया होता है दैट इज द एक्चुअल सीलिया। एक्चुअल सीलिया मीन्स टू से दैट द काइनोसीलिया हैव अ बेसल ग्रेन्यूल या बेसल बॉडी। पर जो स्टेरोसीलिया होते हैं उनमें बेसल ग्रेन्यूल नहीं मिलता। और जो काइनोसीलियम होते हैं वो होते हैं आपके मोटाइल, और ये आपके होते हैं नॉन मोटाइल। आपको जैसे सीलिया की स्ट्रक्चर अगर पता होगी तो आपको पता है सीलिया में 9+2 अरेंजमेंट मिलता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता स्टेरोसीलिया में। समझ आई ना बात को? तो स्टेरोसीलिया मूवमेंट वगैरह नहीं करते होते, जबकि जो काइनोसीलियम्स हैं वो मूवमेंट। एक्चुअल सीलिया जो ओरिजिनली होते हैं हर जगह पर वो मूव करने वाले, वो काइनोसीलिया होते हैं। जबकि जो आपके कुछ जगह पर, जैसे आप इनर ईयर में देखोगे तो वहाँ पर आपको स्टेरोसीलिया मिलेंगे जो कि मूव नहीं करते होते हैं, है ना। जैसे इपीडिडाइमिस है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे, इपीडिडाइमिस में आपको स्टेरोसीलिया मिल जाएंगे। समझ आई मेरी बात को? तो 2 तरह के सीलिया होते हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, अगर कभी मिलता है सवाल तो कर देना। चलिए, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबोइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर इपिथेलियम। दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप, यूनिसेलुलर एंड कंसिस्टिंग ऑफ ग्लैंडुलर सेल। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल पेपर में आएगा कि सिंगल सेल ग्लैंड का एग्जाम्पल दो। सिंगल सेल ग्लैंड आपकी गॉबलेट सेल है जो कि उसका एग्जाम्पल है, जो कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल में मिलती है और आपका म्यूकस सिक्रेट करती है। इसी तरह से मल्टीसेलर ग्लैंड जो इपिथेलियम बनाती होती है, उसमें आप लिखा है एंड मल्टीसेलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, एक एग्जांपल दिया है मल्टीसेलर ग्लैंड का।
ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, दो तरह की हो सकती हैं सिक्रीशन को पोर करने के अकॉर्डिंग, एक एक्सोक्राइन होगी एक एंडोक्राइन होगी। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो म्यूकस बनाती हैं, सलाइवा बनाती है, ईयर वैक्स बनाती है, ऑयल बनाती है, मिल्क बनाती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट बनाती हैं, ज़्यादातर एंजाइम बनाती है, मतलब ठीक है ना। ये सारे सीक्रेट होने जो सरफेस पर निकलने वाला सामान होता है ना, मतलब जो ग्लैंड अपनी सरफेस पर निकालती है वो वाला सामान सारा एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। और दे आर ग्लैंड विद अ डक्ट, ये ध्यान रखना इनके पास डक्ट होता है और ट्यूब होती है, ठीक है। और जो दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होती, दे आर डक्ट लेस ग्लैंड, ये वाला सवाल ध्यान रखना। और एंडोक्राइन ग्लैंड में जो सेल्स होती है वो उनका ओरिजिन से अपना संपर्क टूट चुका होता है और वो आपकी किसी भी चीज़ के चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स लाइक उसके चारों तरफ आग लग जाएंगी और वहाँ पर अपना सिक्रेशन सिक्रेट आउट करती होती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो लिखा है देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स एंड सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग इन द ग्लैंड, मतलब उस फ्लूइड में निकालती हैं जिसमें ग्लैंड डूबी हुई होती है। तो ये दो ग्लैंड की बातें थी। नेक्स्ट है कंपाउंड इपिथीलियम। अब कंपाउंड इपिथीलियम आप यहाँ देख सकते हो, एक तरह की स्ट्रैटिफाइड इपिथीलियम है। इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ ना एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये दिख रही होगी आपको, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपकी एक लेयर ऑफ सेल्स है जो कि आपको दिख रही होगी क्यूबॉइडल टाइप की, थोड़ी सी दिख रही है ना, ये आपकी क्यूबॉइडल टाइप की सेल्स हैं। और इसको अपन कहते हैं जर्मिनेटिव लेयर या फिर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, इसका दूसरा नाम होता है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। मतलब ये वाली लेयर जो होती है नेटिवम, ये क्या करती है बाबू, ये माइटोसिस करती है, माइटोसिस करके डिवाइड करती है। ऊपर वाली लेयर जो है वो डिवाइड नहीं करती, पर ये मैनी लेयर्ड होती है, और नीचे वाली लेयर जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होती है वो डिवाइड करती होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर बीच में बहुत सारी पॉलीहेड्रल सेल्स होती हैं इस तरह से, और ऊपर की तरफ लेयर होती है एक सेल की, मान लो ये आपकी फ्लैटेंड सेल है, स्क्वैमस है ऊपर वाली, तो फिर ये कहलाएगी कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम या फिर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अगर ऊपर क्यूबोइडल है तो ये क्यूबोइडल, ऊपर कॉलम है तो कॉलमनर। क्लियर है ना बात, मतलब अगर कई लेयर हैं और ऊपर वाली लेयर क्यूबोइडल है तो फिर ये स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल हो जाएगी, स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, इस तरह से होती है। क्लियर है ना बात ये। चलो, इसमें भी अगर हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस में देखें तो स्क्वामस में दो केस बनेंगे। अगर ऊपर किरेटिन है, किरेटिन की हार्ड लेयर है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटम कोर्नियम, ऊपर वाली लेयर अगर किरेटिनाइज होती है तो ऊपर वाली लेयर बोलते हैं स्ट्रेटम कोर्नियम, ठीक है, ये वाली लेयर। तो ये आपको मिलती है जैसे कि जो स्किन और लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी स्किन में मिलती है किरेटिन वाली लेयर। अगर नॉन किरेटिनाइज्ड है स्क्वैमस में तो वो टंग में होगी, फेरिंग्स में होगी, वोकल कॉर्ड में, सर्वाइक्स में, कंजक्टिव ऑफ आई में मिलती है। तो ठीक है ना, यहाँ से एक आधा सवाल अगर बन जाए तो देख लेना आप। ये आपकी जो स्ट्रैटिफाइड है, पहली बात तो मल्टी लेयर्ड है, दूसरा नॉन किरेटिनाइज्ड है, किरेटिन नहीं होता है, और ये प्रोटेक्शन का काम करती होती है जहाँ भी पाई जाती हैं। क्लियर है ना ये बात। चलो, तो इसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल देखें स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर का, तो आपको मेमोरी ग्लैंड में मिल जाएगी, मेमोरी डक्ट में। ये नोट कर लेना यहाँ से, आप अगर कर सकते हो तो एक ये आप नोट कर लेना यहाँ से। अगर आपको स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल देखनी हो तो आपकी किताब में ही दो एग्जाम्पल दिए हैं। स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल आपको मिलेगी सलेवरी ग्लैंड में मिलेगी और आपकी पैनक्रेटिक डक्ट में मिलेगी। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लेना, ये भी पेपर में आ सकते हैं आपके, ठीक है ना बात। तो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है कंपाउंड इपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड, एंड इज मेड एंड ऑफ सेल्स एंड thus has limited role in the secretion and absorption. Their main function is to provide the protection against the chemical and mechanical stress. They cover the dry surface of the skin, the moist surface of buccal cavity. तो मैंने बताया आपको जो आपका जो ड्राई सरफेस है वहाँ पर किरेटिनाइज्ड होती है, जो स्क्वैमस वाली वो यहाँ लिखा है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, वहाँ पर आपको मिलेगी नॉन किरेटिनाइज्ड स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। फेरिंग्स में भी आपको वही मिलने वाली है, ठीक है ना। और इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड और पैनक्रेटिक डक्ट में मिलेगी आपको स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल इपिथेलियम, ठीक है ना। तो ये इतना ज़्यादा इपिथेलियम के बारे में है किताबों में, वो नहीं पढ़ना होता, इसी में से ढूंढ ढांड के हमें अच्छा करना होता है। ये वाली बात ध्यान रखना, क्योंकि ये नीट आपका जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी बेस्ड है और वो यहीं अंदर से ही पूछता है, घुमा घुमा के किताब के अंदर से खोद खोद के पूछेगा। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है ना भाई बात। तो एक और बात पॉइंट आप नोट करना चाहते हो कर लो। एक होती है ट्रांजिशनल इपिथेलियम जिसमें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये ध्यान रखना। ट्रांजिशनल मेम्ब्रेन डू नॉट हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन। और यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में और पेल्विस में, रीनल कैलिसिस में, किडनी वाला जो हिस्सा किताब है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलती है ट्रांजिशनल इपिथेलियम। तो ये नोट करना हो तो आप कर लेना, अगर कोई पूछे तो बता देना, ठीक है ना बात। चलिए
फिर है आपका एक पैराग्राफ जिसमें कि सेल्यूलर अटैचमेंट के बारे में बात हुई है। एक सेल दूसरी सेल से किस तरह से अटैच होती है, क्या क्या जंक्शन उनके बीच में पाए जाते हैं, उस पर यहाँ बात हो रही है। तो देखते हैं क्या बात हुई है। लिखा है ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। इन नियरली ऑल एनिमल सेल्स tissues specialized junctions provide both structural and functional link between the individual cells. Three type of junctions are present in epithelium and other tissues. They are the tight junction, पहले होते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन मतलब कैसा? टाइट जंक्शन ऐसे जंक्शन होते हैं दो सेल के बीच में जो कि चीज़ों को आर पार ना जाने दे और एकदम सेल को आपस में होल्ड करके रखे, वो टाइट जंक्शंस कहलाते हैं। लिखा है दे हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस टू लीक, मतलब सब्सटेंस को लीक करने से रोकते हैं पर जोड़ के रखते हैं दो सेल को आपस में। दूसरे होते हैं एडहरिंग जंक्शन, ये भी जोड़ने का ही काम करते हैं। लिखा है परफॉर्मिंग द सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर, ये भी जोड़ने का काम करते हैं। तीसरा है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में से चीज़ें आयंस वगैरह आर पार ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, वो आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो जोड़ने का काम नहीं करते पर वो आयन ट्रांसफर का काम करते हैं। लिखा है गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद द ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन। ये सवाल आपको आ सकता है पेपर में कि आयंस को ट्रांसफर के लिए कौन से होते हैं चैनल, तो आप बता दोगे गैप जंक्शंस होते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में देख लो, एक्स्ट्रा बात है जरा सी, एक आधी नोट कर लेना अगर करनी हो तो। मान लो ये दो सेल हैं, दो सेल आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसमें हमने सब तरह के जंक्शन दिखाए हुए हैं, कौन कौन सा जंक्शन हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले टाइट जंक्शन, इस तरह से बिल्कुल टाइट जंक्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं जोनुला ओक्लूडेंस। ये जोनुला ओक्लूडेंस है जो कि जैसे ब्रेन के टिश्यू में आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल टाइट जंक्शन होता है ये। दूसरा मिलेंगे जोनुला एडेरेंस, ये एडेरिंग जंक्शंस हैं, उनमें से एक है जोनुला एडेरेंस, जिसमें आप देखोगे सेल की इनर साइड पर साइटोप्लाज्मिक साइड जो आपकी सेल की है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, इधर के साइड पे आपको मिलेगा कि यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट एक्टिन के कुछ बने हुए होते हैं जो कि इसको स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब सेल को जुड़ने में मदद करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी देते होंगे थोड़ी बहुत, है ना भाई, ये वाली बात भी ध्यान रखना। एक होते हैं एडेरेंस जंक्शन में डेस्मोसोम्स, जिनको हम बोलते हैं मैकुला एडेरेंस, जोनुला एडेरेंस और मैकुला एडेरेंस। मैकुला एडेरेंस में खास क्या होता है, एक तो ना स्ट्रॉन्ग सा प्रोटीन का उठा हुआ पार्ट होता है सेल की साइटोप्लाज्म की टाइप, और दूसरी तरफ जो है वो केराटिन के बने हुए टोनोफाइब्रिल्स होते हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में आए हुए होते हैं, और बीच में सेल की इंटरसेलुलर प्रोटीन भी होती है, मतलब दो सेल की मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन भी होती है। पूरा टाइट जंक्शन, स्ट्रॉन्ग जंक्शन जो होता है वो आपका डेस्मोसोम्स बनाते होते हैं सेल्स के बीच में, ठीक है ना, ये वाली बात ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं अगर कोई पूछे तो। एक है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन डू नॉट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट एनीथिंग एल्स, बस दे आर द गैप जंक्शन, इनके थ्रू जो आयंस होते हैं दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल्स, लाइक डू नॉट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट नहीं देते हैं, बस आयन ट्रांसफर देते हैं। एक और होते हैं हेमिडेस्मोसोम। हेमिडेस्मोसोम जो होते हैं बाबू, वो क्या करते हैं, जब कोई सेल किसी बेसल लैमिना पर जुड़ती है तो वहाँ पर एक जंक्शन मिलते हैं हेमिडेस्मोसोम, मतलब डेस्मोसोम के जैसा ही होता है। एक साइड पे तो टोनोफाइब्रिल वगैरह सब कुछ होता है और दूसरी साइड पे ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब यहाँ देखो ये वाले हैं, मतलब आपके एक्टिन के फिलामेंट बने हुए, ये इधर आपके टोनोफाइब्रिल्स हैं जो कि केराटिन के बने हुए हैं वो, पर इधर साइड पे आपका कुछ नहीं है, बेसल लैमिना की तरफ कुछ नहीं होता, बस आधी साइड पे होता है वो जंक्शन। तो ये आपका बेसल लैमिना से एपिथेलियम को जोड़ने के काम करते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ लिखा है थिकनिंग ओनली वन साइड एंड जॉइन एपिथेलियल सेल टू बेसल लैमिना, मतलब जो एपिथेलियम होती है उसको बेसल लैमिना पर जोड़ने का काम करते हैं। तो ये हैं आपके हेमिडेस्मोसोम। कुछ अच्छे पेपर इसका सवाल पूछते होते हैं। तो 4 तरह के मेन 5 तरह के जंक्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये एपिथेलियम के बारे में था पूरी वीडियो, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि यार पेपर में इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, कहीं भी नहीं पूछा जाता। ज़्यादा पढ़ोगे तो नीट में तो आएगा ही नहीं और आप फेल हो जाओगे। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी को फोकस करना है, उसी को फोकस करते हुए चीज़ें जो इधर उधर मिल रही होती हैं उनको पढ़ना होता है। और इस वीडियो में हम यहीं तक रखने वाले हैं, अगली वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू को कवर करने वाले होंगे। और इससे पहले कि अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो भाई मेरे आप डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में जा करके देख सकते हैं और लिंक प्रॉपर दिए गए हैं। 12th क्लास वाले सिलेबस को पढ़ना है तो वहाँ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर अलग अलग तरह की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चंस की सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बने रहना मेरे चैनल के साथ में और देखते रहना ऐसी वीडियोज़ को लगातार। थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।